दोस्तों G20 के मीटिंग में हाल ही में रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को उठाने को लेकर फ्रांस के द्वारा जो स्टैंड लिया गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये स्टैंड अकेला फ्रांस का नहीं था, बल्कि एक तरीके से सम्मिलित पूरा वेस्टर्न देशों का स्टैंड था, लेकिन इसे उठाया गया फ्रांस की तरफ से। हालांकि दोस्तों अगर इसमें भारत की तरफ से साथ दिया जाता है तो फायदा संपूर्ण वेस्टर्न देशों को होगा, मतलब फ्रांस से शुरू करके यूके, जर्मनी और यूएस तक को होगा। जबकि अगर भारत की तरफ से इसमें साथ नहीं दिया जाता है और भारत इसका प्रतिक्रिया देता है तो नुकसान केवल मात्र फ्रांस का ही होगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न देशों के द्वारा फ्रांस का कंधे का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर फायर करने का प्रयास किया गया और एक तरीके से इससे फ्रांस बेवकूफ बन गया। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इसे लेके अगर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दिया जाता है तो इससे नुकसान केवल मात्र फ्रांस का ही होगा, जबकि फायदे में रहेगा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश। फिलहाल दोस्तों अगर इस चीज को हम खाली डिफेंस डील के साथ ही कंपेयर करके देखें तो भारत की तरफ से कई तरीके के हथियारों को तो अपने बलबूते पे बनाया गया है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे हथियार है जो भारत अन्य देशों से इंपोर्ट कर रहा है और कई सारे मल्टी बिलियन डॉलर के टेंडर फिलहाल पाइपलाइन में है, जिसके अंतर्गत भारत बेसिकली वेस्टर्न देशों के हथियारों को ही खरीदने में इंटरेस्टेड है। अब दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण टेंडरों को अगर देखा जाए तो इनमें इंडियन एयरफोर्स के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, नेवी के 26 कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, नेवी के लिए खरीदे जाने वाले 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए बनाए जाने वाले 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन शामिल है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो चारों डील है, चारों डीलों में ही फ्रांस की तरफ से भारत के सामने अपने हथियारों को रखा गया है और इन चारों डीलों में फ्रांस के विपक्ष में जर्मनी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश है। अब दोस्तों अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि भारत के द्वारा फ्रांस के स्टैंड को देखते हुए प्रतिक्रिया दिया जाता है और प्रतिक्रिया के रूप में फ्रांस के हथियारों को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, तो आप समझ सकते होंगे कि इससे केवल मात्र जहां पे फ्रांस को नुकसान होगा तो वहीं पे फ्रांस के विपक्ष में जो जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट जैसे देश है, फायदा उन्हें मिलेगा। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि भारत शायद ऐसा डिसीजन ना ले। ये छोटे मोटे डिप्लोमेटिक कारणों की वजह से शायद भारत अपने इतने महत्वपूर्ण रिश्ते को कमजोर ना करे, जबकि वहीं पे मेरा यह भी मानना है कि हथियारों को लेकर भारत जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने आप को आत्मनिर्भर बना ले, ताकि आने वाले समय में फ्रांस हो चाहे रशिया हो, कोई भी भारत को हथियारों के मामले में ब्लैकमेल ना कर सके। अब दोस्तों अगर हम ये सभी डीलों को एक एक करके देखें और सबसे पहले अगर एयरक्राफ्टों के डीलों को देखें तो नेवी के 26 एयरक्राफ्टों के टेंडर में राफेल मतलब फ्रांस के एयरक्राफ्टों के सामने है अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट। मतलब अगर भारत और रशिया के बीच में दूरी पैदा हो जाता है और इससे हथियारों के डील के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो फायदा डायरेक्टली अमेरिका को होगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर 114 एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को देखा जाए तो राफेल के सामने तो वैसे कई सारे एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर राफेल के आसपास किसी एक एयरक्राफ्ट को देखा जा रहा है तो वो है यूरोफाइटर टाइफून को। हालांकि अमेरिका के F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों का भी संभावनाएं हैं। मतलब अगर इसमें भी अगर फ्रांस को झटका मिलता है तो डायरेक्टली फायदा आइदर अमेरिका को होगा या फिर ब्रिटेन या अन्य यूरोप के देशों को होगा। नेवी के अगर सबमरीन के डील को देखा जाए जिसे लेकर डायरेक्टली अब जर्मनी की तरफ से प्रयास चलाया जा रहा है, उसमें भी फ्रांस की तरफ से अपने बराकुडा क्लास के सबमरीनों का ऑफर किया गया है और साथ ही साथ स्कॉर्पियन क्लास के लार्ज वेरिएंटों का भी ऑफर रखा गया है। हालांकि दोस्तों फ्रांस के कंपनी अपने आप को प्रोजेक्ट से विड्रॉल किया है, लेकिन फ्रांस अभी भी इस प्रयास में है कि भारत एटलीस्ट इन सबमरीनों के प्रोजेक्ट में नहीं तो कम से कम अपने 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के प्रोजेक्ट में फ्रांस को एज ए पार्टनर बना ले। और दोस्तों इसमें भी अगर फ्रांस को झटका मिलता है तो ये फायदा जाएगा जर्मनी के हाथ में। हालांकि जर्मनी के सामने भी चुनौती है और रशिया ये चुनौती बन के खड़ा हुआ है, पर दोस्तों नुकसान केवल मात्र फ्रांस का ही होने जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा झटका असल में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट में मिलेगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के इंजन को अपने ही बलबूते पे डेवलप करना चाहता है और इसके कारण विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना भी चाहता है। और ऐसे एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेके भारत के साथ सबसे अधिक करीबी है फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन। सैफ्रॉन के साथ ही लगातार बातचीत चल रहा है। हालांकि इसमें सैफ्रॉन कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन को ही फ्रंट रनर के रूप में देखा जा रहा है। एक समय था जब इसमें केवल मात्र सैफ्रॉन ही भारत को मदद करने के लिए आगे आया था, लेकिन अब अचानक से अमेरिका की तरफ से भी एंट्री मारा गया और ब्रिटेन की तरफ से भी। और दोस्तों यही एकमात्र प्रोजेक्ट है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन अपने सब कुछ दाव में लगाने के लिए तैयार है। देखा जाए तो ब्रिटेन की तरफ से इंजनों के टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तक देने के लिए हामी भरा गया है, जबकि अमेरिका अपने F414 इंजनों तक को भारत में लोकली प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। F414 के संपूर्ण टेक्नोलॉजी को अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार हो चुका है। और दोस्तों ये पहली बार ऐसा घटना घटा जब अमेरिका इतना महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए राजी हुआ है। मतलब यहाँ पे अमेरिका या ब्रिटेन अगर किसी एक को जीतना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले फ्रांस का पत्ते को कट करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर ये डिप्लोमेटिक जो थोड़ा बहुत तलकी हुआ है इसके कारण दोनों देशों के बीच में रिलेशन खराब हो
होता है तो नुकसान केवल मात्र फ्रांस का और फायदा इन तीनों देशों का होगा। ऊपर से दोस्तों इन डिफेंस डीलों के अलावा पाइपलाइन में अटके हुए और भी कई सारे डीलों को अगर देखा जाए तो उनमें एयरफोर्स की तरफ से खरीदे जाने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डील से शुरू करके आर्मी के द्वारा खरीदे जाने वाले फ्यूचरिस्टिक टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, इवन ड्रोन तक के प्रोजेक्ट है। हालांकि टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों के मामले में अब तक फ्रांस की तरफ से उस तरीके से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया और इवन अगर देखा जाए तो शायद फ्रांस के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और टैंक को लेकर भारत की तरफ से भी ऐसा इंटरेस्ट ना दिखाया जाए। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के मामले में फ्रांस भारत के इन प्रोजेक्टों को हासिल करने में काफी अधिक उत्सुक है। अब अगर देखा जाए तो हल्के वजन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को तो ऑलरेडी भारत के द्वारा एयरबस कंपनी से खरीदा जा चुका है, जबकि भारी वजन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर को ही भारत की तरफ से ऐसे जारी किया गया कि इसमें ना एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट शामिल हो सकता है और ना ही A400M जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हो सकता है। हालांकि दोस्तों इस टेंडर में अमेरिका की तरफ से भी अपने C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों का पेशकश रखा गया है। मतलब अमेरिका इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए सबसे अधिक प्रयास चला रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जब भी भारत के साथ कोई भी देश काफी अधिक क्लोज होता है तो उस रिलेशनशिप को बिगाड़ने के लिए अमेरिका की तरफ से भरपूर प्रयास किया जाता है। और दोस्तों हाल ही के अगर डिप्लोमेटिक टेंशन को हम एक बार दरकिनार कर दे और फ्रांस के साथ भारत के अगर रिश्ते को इंडिपेंडेंट से लेके अब तक देखे तो यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे ऐसे समय फ्रांस की तरफ से भारत को मदद किया गया जब भारत के साथ कोई भी नहीं था। जब पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट दिया गया था तब फ्रांस ही वो देश था जो भारत को मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट दिया था। इवन दोस्तों इंडिपेंडेंट के बाद भारत के द्वारा फ्रांस से कई तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल भारत 65-71 के लड़ाई में भी कर चुका है। दूसरी तरफ अगर मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये वही एयरक्राफ्ट था जिसका इस्तेमाल करके भारत की तरफ से लेजर गाइडेड बॉम्ब के द्वारा कारगिल के लड़ाई में पहाड़ी के चोटी में छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया गया था और इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक को भी भारत की तरफ से अंजाम दिया गया है। हालांकि इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया है, इन एयरक्राफ्टों को फ्रांस के द्वारा परमाणु हथियार तक को डिलीवर करने के लिए बना के दिया गया है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भारत की तरफ से काफी पैसा भी खर्चा करना पड़ा है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अन्य देश को परमाणु हथियार तक डिलीवर करने का इक्विपमेंट देता हो। हालांकि अगर भारत और रशिया के रिश्ते को देखा जाए तो रशिया भी भारत को ऐसे कई मामलों में मदद कर चुका है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से जब परमाणु हथियारों को टेस्ट किया गया था तब पूरा वेस्टर्न देशों के खेमे के द्वारा भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन दोस्तों उस दरमियान रशिया के अलावा फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा था और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संपूर्ण वेस्टर्न देशों के विरुद्ध जाके फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। और दोस्तों उसके बाद भारत में परमाणु विद्युत केंद्रों को लगाने से शुरू करके सबमरीन तक को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए फ्रांस ही भारत को मदद किया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो डिप्लोमेटिक थोड़ा तनातनी हुआ है, इससे क्या भारत फ्रांस के साथ किए जाने वाले ऐसे डीलों को रद्द कर सकता है? और फ्रांस की तरफ से जो स्टैंड उठाया गया है इसके पीछे कौन से देश का मंसूबा हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।